ओके फाइन, ओके हो गए बच्चे ज्वाइन। ओके बाकी कोई आता रहेगा। लेट्स सी, आई गेस सब ज्वाइन हो गए। कोई है? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है इसकी? देख लो जरा। यस, चलो चलो, एवरीथिंग इज फाइन। ऑडियो वीडियो चलो देखते हैं। माइटोसिस का ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया ये, कि माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं और मियोसिस में वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ओके। डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड्स बनते हैं, रिडक्शन कहते हैं और इसको इक्वेशनल कहते हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रूआउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। यस, टेक्स प्लेस थ्रूआउट ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। कृष्णांश इन वेटिंग रूम, फिर से takes place only at a certain time in an organism's life cycle. Yes, समझा? ये कब होता है? पर्टिकुलर टाइम पे होता है ऑर्गेनिज्म के, ह्यूमन बीइंग के या कोई भी मैमल्स के लाइफ टाइम में, लाइफ साइकिल के पर्टिकुलर टाइम में। रिप्रोडक्टिव स्टेज है तब होगा। फीमेल में मेनोपॉज आ गया, 50 ईयर क्रॉस कर दिया, मियोसिस की स्टेज बंद हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक, involve in asexual reproduction. What exactly asexual reproduction is? Equal type of clones बनना, एक जैसे आइडेंटिकल सेल बनना। मीन्स हमारी बॉडी में asexual reproduction भी तो होता है। सोचो जरा, अगर रिप्रोडक्शन जैसे asexual मीन्स यहाँ पे सिंगल एक सेल, हमारी बॉडी के सेल्स एक जैसे ही तो बन रहे हैं माइटोटिकली, और इट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि स्पर्म्स और ओवा की बात आती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दिस ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर इन योर माइंड? दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। हाँ, हम इसके बाद और कॉम्प्लेक्सिटी को रेस करेंगे, बट ये बेसिक था। यस 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 यस। चलिए अब आगे, अब हमें देखना है सेल डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेल डिवाइड होने के पहले सेल साइकिल प्रोसेस होती है। व्हाट एग्जैक्टली सेल साइकिल, चलो देखते हैं। सेल साइकिल देखो, सेल डिवीजन की आइडिया मैंने दे दी, माइटोसिस और मियोसिस। अब मैं सेल साइकिल की बात करूं। ठीक है, एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, एक होता है G2 फेज और ये होता है M फेज। M फेज, M फेज, M फेज कैन बी अ माइटोसिस। माइटोसिस हो सकता है इसमें, अदरवाइज डिपेंड करता है कौन सा सेल है। अगर रिप्रोडक्टिव सेल है तो कैन बी अ मियोसिस। यस, देखो सेल में अगर सेल की कोई साइकिल है, ऑब्वियसली एक छोटा सा नन्ना मुन्ना न्यू छोटा सा बेबी सेल, डॉटर सेल, बेचारा छोटा करते करते बड़ा हो गया, हाँ, पूरी प्रोसेस को अटेन किया और फाइनली वो भी तो कभी पेरेंट बना, वो भी तो कभी मैच्योर हुआ, वो भी तो कभी पेरेंट बना, वो सेल। और वो भी तो पेरेंट बनने के बाद वो भी तो आगे जाके डिवाइड हुआ और 2 डॉटर सेल्स बनाए। अब वो जो नन्हे मुन्ने डॉटर सेल है वो भी तो फिर से यही प्रोसेस करेंगे, वो भी तो कभी मैच्योर होंगे, वो भी तो कभी जाके खुद के डॉटर सेल्स बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? यानी पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को तो हम सेल डिवीजन कहते हैं। पेरेंट सेल गेटिंग डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल, उस प्रोसेस को तो हम सेल डिवीजन कहते हैं।
पर हम ये भूल जाते कि वो पेरेंट भी तो कभी डॉटर होगा, वो पेरेंट भी तो कभी पहले वो भी तो छोटा होगा, वो भी तो डॉटर सेल होगा। हाँ, वो डॉटर सेल ऐसे कोई साइकिल्स को, ऐसे कोई स्टेजेस को अटेन करता है कि जिसके वजह से धीरे 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 वो मैच्योर होता है और फाइनली यहाँ पे आके वो डॉटर सेल मैच्योर हो जाता है, जिसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। और वो फिर डिवाइड होगा और वो अपने डॉटर सेल्स बनाएगा, वो फिर से इस साइकिल से जाएंगे, वो मैच्योर होंगे, वो डिवाइड होंगे, वो अपने डॉटर सेल्स बनाएंगे, ऐसी ये साइकिल चलती रहेगी। क्लियर? क्लियर? यस, यहाँ तक क्लियर है? यानी कोई पेरेंट सेल पहले तो वो डॉटर होगा, पहले धीरे धीरे मैच्योरिटी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, हाँ, पर्टिकुलर स्टेजेस में, इसको हम देखने वाले हैं, और फाइनली वो भी मैच्योर बनेगा और फाइनली वो डिवाइड होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस, नहीं तो मियोसिस। और ये कंप्लीट साइकिल को कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल जिसमें कि माइटोसिस एक इवेंट है, एक प्रोसेस होती है, बट इसके अलावा भी तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि G1, S, G2 और कभी कभी G0 भी। G0 भी वो इस साइकिल का हिस्सा ही नहीं बनती, उसको बाइकआउट कर देते, हम उसको बाहर डाल देते, देखेंगे क्या। ठीक है, तो ये कंप्लीट फेज को ही तो कहते हैं, कंप्लीट साइकिल को ही तो सेल साइकिल कहते हैं, जिसमें कि एक एम स्टेज आती है जिसमें कि सेल एक्चुअल में डिवाइड होता है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, और फिर इन 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 लोगों को क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, G1 को, S को, G2 को, सबको मिला के हम कहते हैं इंटरफेज। The phase which are before and after, which are present before and after of M phase. M phase के भी पहले और बाद में जो फेज आती है उसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, M के बीच में इंटरवल ले रही, इंटरफेज M के बीच की फेज, M के शुरू होने के और M के खत्म होने के बाद की जो स्टेज है, इन सबको मिलके कहते हैं इंटरफेज। इज दिस क्लियर? चले आगे। यस, यहाँ तक क्लियर? यस, हाँ, कह दो ना यार, यस, नो, क्लियर। चलिए, कुछ तो नहीं पढ़ा हमने। हाँ, मीन्स मुझे ये कहना है कि इंटरफेज होता है जिसमें कि G1, G2 सॉरी S और G2 आता है, और फाइनली एक होती है M फेज, जिसमें कि इधर अ माइटोसिस, डिपेंड करता है सेल कौन सा है, और अ मियोसिस। ठीक, और मियोसिस, ठीक है। तो ये जो इंटरफेज है ये होती है सेल मैच्योरिंग फेज, or we can say that preparatory phase for cell division, preparatory phase for cell division। ठीक, अब इस आपसे सोचो ना, इन जनरल बात कर रही हूँ, आपसे सोचो जो नन्ना मुन्ना छोटा सा बेबी होता है, G1 फेज, डॉटर सेल्स, ठीक है, G1 फेज, ठीक, धीरे धीरे अटेन करता है क्या, मैच्योरिटी, लेट टीन एज, ऐसे सॉरी धीरे धीरे करते करते चाइल्डहुड फेज, फिर ऐसे करते करते पर्टिकुलर फेज आ गई रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, और यहाँ पे आगे रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव हो जाते हैं, और वी कैन से दैट कि वो डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही सेल हमारे नन्हे मुन्ने न्यू डॉटर सेल्स धीरे धीरे मैच्योर होते जाएंगे, पर्टिकुलर स्टेज आएगी जहां पे वो डिवाइड होगी। प्रिपरेटरी फेज, सोचो जरा, जैसे नीट के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेटरी फेज पे हो, इनिशियल फेज पे हो, यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे तो नहीं है G0 में, इनएक्टिव फेज में कोई है क्या? यहाँ पे एक G0 फेज भी होती है जो G1 जो अलग अलग चलती है, जो कि नीट के रास्ते से बाहर निकल गई है, जो नीट नहीं होने वाला है, वो नहीं इनएक्टिव। ऐसे ही जो सेल साइकिल के रास्ते से बाहर निकल गई है, कोई नहीं है,
ठीक है, वेरी गुड। G1 फेज, धीरे धीरे प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी, फाइनली एग्जाम के 1 महीने पहले G2 फेज, और ये एग्जाम का दिन, फाइनली अचीवमेंट मीन्स जो रियल में करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन वाला दिन, करो या मरो, वो जी कर रहे क्या, ठीक है, वो जेई कर रहे, ओके, जेई कर, सॉरी, हाँ, यस, समझा ऐसे। अब देखो G1 फेज को 11 घंटे लगते हैं, ह्यूमन के केस में इन जनरल बात चल रही है। S फेज को 8 घंटे लगते हैं, G2 फेज को 4 घंटे लगते हैं, और M फेज को 1 घंटा लगता है। देखो ना, हमें भी तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एग्जाम 3 घंटे में खत्म हो जाती है। यस यस, G1 फेज को 11 आवर्स लगते हैं, S फेज को 8 आवर्स लगते हैं, और इसको कितने लगते हैं, 4 आवर्स G2 फेज को, फिर M फेज को 1 घंटा लगता है। कितने हुए क्या इतने, बताना जरा, टोटल कितने हुए, 24 आवर्स। तो ये टोटल 24 आवर की सेल साइकिल होती है। It vary in several species to species, organisms to organism हम vary करेंगे। छोटा सा ऑर्गेनिज्म रहेगा तो क्या वो 24 घंटा लगाएगा क्या? बैक्टीरिया की लाइफ कितनी होती है, 20 मिनट। तो इतने कितना टाइम लगेगा फिर बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया 24 घंटे तक करेगा क्या? तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मैं इन जनरल ह्यूमन की बात कर रही हूँ, हम ह्यूमन के बेसिस पे ही बात करते हैं मैक्सिमम। मींस देखो जरा, हर बार जो इंटरफेज है वो प्रिपरेटरी फेज है, जो है वो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन की है, लॉन्ग ड्यूरेशन की, ठीक है। और एम फेज जहां पे डिवाइड करना है, वॉट एवर माइटोसिस और वॉट एवर मियोसिस, वो 1 घंटे की, ठीक है। ओ आगे, अब मैं बता रही हूँ आपको ये तो पता है ना, अगर मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ, मीन्स मैं n लिख रही हूँ, ये तो पता है आपको। अगर मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ, तो भी तो मैं n लिख रही हूँ, यस, पता है ना ये n। इसके पहले कंसेप्ट अभी बता, n मीन्स नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, अभी बताया आपको, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। C means C amount of chromosome, amount of chromosome, C means amount of chromosome, ठीक, यहां तक ठीक। चलो, मीन्स मैं अगर ये कहूं ये स्पर्म है, इसमें एक ही तो सेट है, तो 1n लिखूं क्या मैं, 1n लिखूं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ, 1n लिखूं, यस। और अगर मैं अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो कितना है स्ट्रैंड, एक ही तो है, तो यहाँ पे 1c लिखूं, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स 1c, एक ही तो स्ट्रैंड है। n इज नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वॉट एवर फादर से, वॉट एवर मदर से, वॉट एवर फादर से, वॉट एवर मदर से। अगर कोई ह्यूमन बीइंग मेल है तो ऑब्वियसली वो मेल में एक्स और वाई तो होंगे, तो जो एक्स क्रोमोसोम आया होगा, जो एक्स क्रोमोसोम उसमें आया होगा, वो मदर से ही तो आया होगा, अदरवाइज वाई क्रोमोसोम जो आया होगा वो फादर से ही तो आया होगा। इतना तो नॉलेज 10th क्लास का आई गेस आप रखते हो, ठीक है। तो क्रोमोसोम तो एक ही, यहाँ यानी मदर नहीं तो फादर, दोनों में से कोई एक ही तो सेट आ रहा है, n, इसलिए 1, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 1। बट थ्रेड भी तो एक ही है, थ्रेड मीन्स एक ही तो स्ट्रैंड दिख रहा है, तो क्या है ये, अमाउंट है, क्या है ये, अमाउंट है। ऐसा नहीं समझा? अब देखो, अगर मैं कहूँ कि हाँ एक n है मेरे पास फादर से, और मैं यही कह रही हूँ कि यही n आगे जाके, यही फादर का जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है, सिंगल, हाँ, यही आगे जाके रेप्लिकेट हो गया। रेप्लिकेशन तो पता है ना, कॉपी बनना, यस, यही सेट की कॉपी बन रही है,
तो क्या होगा, ये 2n होगा क्या, ये 2n होगा, यस ऑब्वियसली 2n ही होगा, हाँ ना, इसकी कॉपी बन रही है, s इसकी कॉपी बन रही है, इसी की कॉपी बन गई, तो ये 2n होगा, यस ऑब्वियसली यस, है ना, ये 2n होगा। अरे सब लोग सो गए क्या, यस और नो, यस और नो, सब लोग सो गए, यस यस यस, नहीं नो किसने कहा, नो किसने कहा, दिव्या सेज नो, व्हाई दिव्या नो, भूमिका सेज नो, नो वाले बताना जरा, भूमिका बताना बेटा, आपके नोट्स काफी अच्छे थे भूमिका, भूमिका ने मुझे नोट्स सेंड किए थे, उसने कैसे लिखे हैं, सोए नहीं थे, ओके सोए नहीं इसलिए नो, मुझे लगा कि यस और नो के लिए, ओके सब लोग कह रहे कि 2n, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यहाँ पे कंसेप्ट गलत हो गया, सब बच्चे इसी में रहते हैं कि सब बच्चे इसी में रहते हैं कि n अगर रेप्लिकेट हो जाता है तो वो 2n बनता है, दिस इज अ एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्ट। कैसे 2n, n का अगर नंबर बढ़ गया, अगर अमाउंट बढ़ गया, एक एक, एक रेप्लिकेट हो गया ना, एक फादर का एक स्ट्रैंड आया था, ये वाला समझ लो, अगर स्ट्रैंड आया और ये क्या हो गया, डबल हो गया, डबल डुप्लीकेट होना, तो n से n 2n बन गया, यस मैं कह रही हूँ कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि सेट तो एक ही है ना, फादर का ही तो सेट है, नाइन्थ ए क्लास में, नाइन्थ ए क्लास में, या आपके 11th क्लास, सॉरी 11th ए क्लास में, क्लास तो एक ही रहेगी, भले उसमें बच्चे आते रहे आते रहे आते रहे, हम सेट तो एक ही कहेंगे, दिस इज अ सेट ऑफ 11th ए। वैसे फादर का क्रोमोसोम कितनी बार भी डबल 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 कितनी बार भी होते रहे, फिर भी तो सेट तो एक ही है, फादर का ही तो है, एक ही तरफ से आया तो है, तो ये भी तो n ही होगा, समझा क्या, समझा क्या, मैं उसी फादर के ही तो इसको डीएनए को रेप्लिकेट करने की बात कर रही हूँ, मैं अमाउंट उसका, मैं उसके डबल करने की बात कर रही हूँ, मैं सेट को डबल करने की, सेट की बात नहीं कर रही हूँ, सेट तो एक ही है, फादर की तो ओरिजिन है, फादर का ही तो सेट है, यस समझो, ये यही समझना है, खत्म, बाकी कुछ नहीं, यही समझना है, हाँ यस मीन्स उसका सेट नहीं बदला, हाँ बट उसका अमाउंट जरूर बदला, जितने वेरिएशन, वेरिएशन कहाँ से ला रहे हो बेटा सिद्धेश, वेरिएशन, जितने वेरिएशन नहीं, एक ही टाइप के ना, ऑब्वियसली रेप्लिकेट होना मीन्स कॉपी बनना, यहाँ पे कहाँ पे वेरिएशन आए, सिद्धेश आप गलत ट्रैक में हो, टोटली गलत, मैं कहा हूँ आप कहाँ हो, मुझे कहना है कि फादर, समझ लो कि एक स्पर्म जब हेप्लॉइड्स बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको इसके पहले आपको क्रोमोसोम का कंसेप्ट समझा, एक मिनट पहले मैं इसको कंप्लीट कर, जितने लोगों को समझा उनकी तो बात करें, रुको सिद्धेश, मेल एंड फीमेल, देखो एन समझा ना, सेट तो एक ही है, 9th ए क्लास में, 11th ए क्लास में, बच्चे तो 11th ए क्लास के नाम से ही जाने जाएंगे, भले उसमें नंबर ऑफ बच्चे अलग हो, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी हो, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, एन को नंबर ऑफ सेट समझो, अमाउंट, जितने स्ट्रैंड ज्यादा बढ़ेंगे उतना डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, मीन सी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, समझा, बट फिर भी वो एन ही रहेगा, फिर भी वो एन ही रहेगा, फिर भी वो एन ही रहेगा, इतना समझा आपको, इतना समझा आपको, इसी पे स्टैंड करता है, सिद्धेश को छोड़ के बाकी बताना जरा, इतना समझा आपको, हाँ ओनली क्रोमोसोम बनेगा ना, ओनली क्रोमोसोम ही तो बनेगा बेटा, क्रोमोसोम ही तो, हाँ क्रोमोसोम बनेगा, हाँ सेट्स बढ़ते जाएंगे, सॉरी नंबर अमाउंट बढ़ते जाएगा, सेट तो एक ही फादर की ओरिजिन है, 11th ए क्लास में कितने भी बच्चे आए, 100 क्यों नहीं आ जाते, फिर भी वो 11th ए क्लास ही तो है, तो सेट की बात करते तो हम एक सेट की बात करते, एक बंच की बात करते जिसमें कितने भी आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, अगर 10 आ रहे 11 आ रहे तो वो हम अमाउंट सी से बताएंगे, हम किससे बताएंगे, वो सी से, दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए, दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए,
देखो मैक्सिमम ऑब्वियसली 2 ही होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, 2n हो सकते हैं, बट ये C ज्यादा भी हो सकता है, 4C भी हो सकता है, आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट सिद्धेश ऐसे करती हूँ, मैं पूरा पहले बता देती हूँ फिर आप पे आती हूँ। देखो इतना तो पता है ना आपको, क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। यस, एक होता है ऑटोसोम, मैं कहाँ पे थी और आप मुझे कहाँ लेके आए, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, मुझे लगा ये आपको पता है। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेट, सेट सेम ही रहेगा बट उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेगा, हम उसको अमाउंट कहो, भूमिका उसको अमाउंट कहो, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेगा, तो दैट इज अ सी। वेरी गुड, सेट एक ही रहेगा तो सेट को हम एन कहते हैं, एन से नंबर नहीं समझना, एन से नंबर ऑफ सेट समझना, नंबर ऑफ सेट्स, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे जिंदगी भर। ठीक है, अब देखो हम, हमारी बॉडी का मेकअप ये है, अगर कोई फीमेल है तो, अगर कोई मेल है तो उसका मेकअप ये है, जिसको हम 23 पेयर कहते हैं। इसको हम 23 पेयर करके बचपन से पढ़ते आ रहे हो आई गेस। तो उसमें से ये जो 44 है और 22 पेयर, एक तो 44 लिखो नहीं तो 22 पेयर लिखो, वो आपके ऑटोजोम है, मींस बॉडी को फॉर्म करने वाले सेल, पूरी बॉडी बनने वाले सेल्स। ठीक है, सिद्धेश को समझा? नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिद्धेश समझ जाएगा। बट वो जो 2 है, ये ना एक्स और वाई, अगर एक्स एक्स की बात करूं नहीं तो एक्स वाई की बात करूं, और तो ये 2 हो गए, अदरवाइज इसको एक पेयर लिख सकते, इसको हम एक पेयर लिख सकते, इसको हम पेयर नहीं लिखते, हम इसको 2 ही कहते हैं, क्योंकि पेयर कैसे बनेगी, एक अलग है एक अलग है ना, एकदम टोटली वाई है। ठीक है, इसको 2 कहते, ठीक है, इसको 2 कहो नहीं तो इसको एक पेयर ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके 22 पेयर, और इसमें एक मिला दी तो कितने हो गए 23। बट ये सेक्स क्रोमोसोम है, बट ए सेक्स क्रोमोसोम है, मींस अगर कोई स्पर्म मदर सेल है, कोई स्पर्म मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल जो कि आगे, जो कि 2n है, तो उसके बॉडी में 44 XY है, 44 XY है। ऑब्वियसली 44 का अगर बाइफर्केशन करूं तो 22 फादर से आए थे, 22 मदर से आए थे, दोनों मिलके बन गए 44। फादर से कभी Y आया होगा, मदर से कभी X आया होगा, दोनों मिलके बन गए X और Y और बन गया उनका सन। समझा आपको? समझा? तो फादर से जो आएगा वो तो स्पर्म रहेगा ना, वो तो स्पर्म रहेगा ना, मदर से जो आएगा वो तो ओवा रहेगा ना, दोनों जो फ्यूज होंगे जाइगोट बनेगा ना, और वो तो 44 XY रहेगा। यस यस। अब जब ये आगे मियोसिस में जाएगा, ये आगे मियोसिस में जाएगा, तो यही यही 2n आगे मियोसिस में जब स्पर्म बना रहा है तो इसके अंदर वही तो बन रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है 22 अलग अलग टाइप के क्या है उनके पास क्रोमोसोम है, वो पेयर में नहीं है, पेयर में होते तो वो 2n नहीं हो जाते, 2n नहीं हो जाते, पेयर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 2 नहीं हो जाते। मैं तो हेप्लॉइड्स की बात कर रही हूँ ना। हाँ हाँ यस, और एक तो x रहेगा नहीं तो y रहेगा, नहीं तो y रहेगा, डिपेंड करता है आगे क्या बना, बेबी बॉय बना बेबी गर्ल बनेगा, जिसके साथ भी ओवा के पास तो एक्स एक्स ही होता है, इतना पता है आपको। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन की बात कब आएगी, वेरिएशन की बात कब आती है, जब 2n से ये n बनता है तब बीच में कहीं वेरिएशन होता है, जिसको हम मियोसिस में टैकल करेंगे। किसमें टैकल करेंगे? मियोसिस में। हाँ सिद्धेश, उसको हम मियोसिस में देखेंगे सिद्धेश, वेरिएशन होगा बट 2n से n बनने के वक्त होगा। हाँ सिद्धेश, हाँ ये कंसेप्ट समझा। ऑटोजोम किसको कहते हैं? ऑटोजोम हम बॉडी के सेल्स को कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम, XX XY को छोड़ के जो 44 होते हैं वो पूरे बॉडी बनाने वाले क्रोमोसोम होते हैं। X और XX और XY पे हमारे
सेक्स से रिलेटेड जितने भी जीन्स है वो होते हैं, किसको गर्ल बनना है किसको बॉय बनना है उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है। यानी आपकी बॉडी में अगर स्पर्म है तो स्पर्म में सिर्फ एक्स नहीं है, उसमें 22 एक्स है, नहीं तो 22 वाई है। ठीक है, ऑटोजोम होते हैं पर हम उसको दिखाते नहीं। अब मैं अपने टॉपिक पे चलूं क्या, जो मुझे कवर करना था। चलो, मुझे बताना था आपको ये स्पर्म, और स्पर्म में मैं बता रही थी आपको कि स्पर्म की बॉडी में 1n बता रही थी। 1n मीन्स n ऐसे लिखो नहीं तो ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक। अब एक n रहेगा, ठीक। एक फादर से और एक मदर से, एक अलग कलर से दिखा देती हूँ। ठीक, ये हो रहेगा एग और ये रहेगा आपका स्पर्म। ठीक है, स्पर्म जैसा नहीं बनाया, पहले बनाया था, अब नहीं बनाया। ठीक, अब या इसमें मुझे बताना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, 1c रहेगा कि नहीं, बताना जरा, यस और नो। इसमें कितना रहेगा, इसमें कितना रहेगा, इसमें भी तो 1c ही रहेगा, एक ही तो है। हाँ, हाँ या ना, यस। अब देखो, अब जब ये फ्यूज होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली एक स्पर्म की तरफ से और एक ओवा की तरफ से जो क्रोमोसोम आता है वो दोनों ऐसे हो गए, यानी एक एन और एक एन। पर सेट बताना जरा, सेट अलग है कि नहीं, एक फादर से एक मदर से, तो एन लिखूं कि 2n लिखूं, एन लिखूं कि 2n लिखूं, क्या लिखूं, एन लिखूं कि 2n लिखूं, 2n ना, ऑब्वियसली डिप्लॉइड बन गया, दिस इज अ जाइगोट ना, दिस इज अ जाइगोट, दिमाग जगह पे नहीं है। ठीक है, और क्रोमोसोम की बात करूं तो कितने बताओ, अमाउंट कितना है, एक और दो, कितने हो गए, दो हो गए ना, 2c लिखे, 2c लिखे, यस। चलो आगे, अब आगे देखो। अब ये जो होता है, ये जो 2n 2c होता है वो जीवन फेज में होता है, किसमें होता है, जीवन फेज में होता है। जीवन फेज के बाद मैंने कहा था आपको S आता है और फिर G2 आता है, राइट। अब नेक्स्ट फेज समझो S, एस में क्या होता है, एस में रेप्लिकेशन होता है, एस में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, राइट। एस में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक, एस में जब रेप्लिकेशन होता है तो ये बन गया आपका 2n और ये था आपका 2n। ठीक है, सॉरी ये था आपका एक, ये भी हो गया लगता है डिस्टर्ब, खत्म नहीं होगा आज। ये ठीक है, अब ये रेप्लिकेट होगा और ये क्या होगा, ये भी रेप्लिकेट होगा। ठीक है, ठीक है, और अब जब ये रेप्लिकेट होगा तो कितना अमाउंट बनेगा, बताना जरा, कितना बनेगा, कितना एन रहेगा, सबसे पहले तो बताओ एन कितना रहेगा, एन कितना रहेगा, जो बता गया समझ लो उसको समझ गया, तिलक सेज 2n, वेरी गुड। एन कितना रहेगा, 2n रहेगा। सी कितना रहेगा,
जिसको समझ गया वो समझ गया। सी कितना रहेगा? 4C। वेरी गुड, हो गया। समझा? समझा? डुप्लीकेट हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट इतना है। भले वो अमाउंट क्रोमोसोम एक दूसरा 2 लोगों से आ रहे हैं वो बात अलग, उसकी बात स्पेसिफिक इसमें, बट अमाउंट सिर्फ हमें अमाउंट जानना है कि हमारे पास 10 रुपए आएगी 15 रुपए, वो नहीं। अमाउंट नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए, ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉइन्स, ठीक है, यस। अब इसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट, हाँ आखिरी के 10 मिनट, ठीक है। अब इतना तो हो गया ना हमारा, कहाँ तक आ गए हम? मुझे 2 कलर लेने पड़ते हैं ना, मुझे बहुत बोर होता है। वहां से जाओ, फिर सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से 2 कलर उठाओ, और फाइनली इसको कहो 2N and 4C। दिस इज योर S फेज, दिस इज योर S फेज। समझा? S फेज में क्या हो रहा था? रेप्लिकेशन हो रहा था, ठीक। अब आगे, अब ये होगी आपकी S फेज। नेक्स्ट फेज आएगी G2 फेज। G2 फेज में कुछ नहीं होता, G2 फेज में कोई डबलिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। G2 फेज में वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, एज इट इज ऐसा रहेगा, मींस 2N 4C ही रहेगा, 2N 4C ही रहेगा, ठीक। सबसे पहले देखा तो क्या था? ऐसा था, यस। सबसे पहले देखा तो क्या था? ऐसा था, N था, और क्या था? नहीं, ये 2N था, 2N था, यस। 2 सेट थे ना, 2N 2C था। किसमें था ये? G1 में। कौन सी फेज में? G1 फेज में। 2N 2C, 2N 2 सेट और 2 अमाउंट भी, ठीक है। उसके बाद S फेज आई 2N 4C। उसके बाद G2 फेज में तो कोई डबलिंग नहीं हो रही, कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, एज इट इज रहेगा। अब G2 फेज के बाद कौन सी फेज आती है? M फेज, जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड करता है, जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड करता है। अब इसके सबसे पहले क्या था? सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके आगे हम जब सेल डिवाइड करता है तो देखो क्या हो। सेल जब डिवाइड करेगा तो सेल के पास फाइनली, सेल के पास एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, और सेकेंडली एक ये और एक ये। बताना जरा, इस ये क्या है? 2N और 2C है कि नहीं? बताना, 2N और ये 2C है कि नहीं? 2N है, एक सेट फादर से, एक सेट मदर से, एक सेट फादर से, एक सेट मदर से, और दो अमाउंट भी है। अब बताना, ये वाला G1 में जो है और जो माइटोसिस ये है, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं? बताना, 2N 2C, 2N 2C, राइट। 2N 2C, 2N 2C, ये क्या बने? आपकी डॉटर सेल ही तो बने। और मैंने क्या कहा था? डॉटर सेल आगे फिर से G1 फेज में जाते हैं, फिर से वो फाइनली वो इतने ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि वो G2 फेज में इस टाइप से हो जाते हैं, और G2 फेज में जब वो डबल हो गए तो फाइनली वो डिवाइड होंगे, बट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों में आएगा। इसकी वजह से तो हम इसको आइडेंटिकल कहते हैं। ये प्रोसेस माइटोसिस की है, मैंने सिर्फ माइटोसिस की बताई, ये प्रोसेस माइटोसिस की है। समझा? मीन्स देखो ना, फाइनली हमें ये हमारे जो न्यू डॉटर सेल है वो ही आगे जाके पेरेंट में कन्वर्ट हुए, बट जब वो पेरेंट थे वो इतने ज्यादा उनमें डबल कर दिया उन्होंने अपना अमाउंट, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ, और फाइनली उनसे जो डिवाइड हुए वही तो आइडेंटिकली तो है। ये जो शुरुआत है, ये जो शुरुआत है, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स थे फाइनली इन्होंने वैसे ही तो बनाए, फाइनली इन्होंने ऐसे ही तो बनाए। मीन्स वो आइडेंटिकल हुए कि नहीं? समझा ये कंसेप्ट? 2N 2C वाला कंसेप्ट समझा? लर्न करना है इसको, इसको लर्न करना है, 2N 2C वाला कंसेप्ट लर्न करना है, ठीक है। अब मैं आपको पूछती हूँ, लर्न मीन्स हो जाएगा। बताना जरा, जीवन में क्या रहेगा? जीवन में क्या रहेगा? फटाफट बताओ, जीवन में क्या रहेगा? 2N 2C रहेगा कि 1N 1C रहेगा? 2N 2C रहेगा। एस में क्या रहेगा? 2N ही रहेगा,
क्योंकि तीसरा कोई नहीं आ रहा है, 4C होगा। G2 में क्या रहेगा, 2N रहेगा, 4C ही रहेगा। यस, M में क्या बनेगा, M में क्या बनेगा, 2N 2C रहेगा। वेरी गुड। अगर मैं कहूं बिफोर फर्टिलाइजेशन, अगर मैं स्पर्म्स की बात करूं या ओवा की बात करूं, तो उनमें क्या रहेगा, उनमें क्या रहेगा, उनमें क्या रहेगा, बताओ, उनमें क्या रहेगा, 1N 1C तो रहेगा। यस, कहा था ना ऐसे कुछ, एक ही सेट है, कोई दूसरा नहीं है, फादर का है तो फादर का ही सेट है, और अमाउंट एक ही है, तो 1N 1C रहेगा। यस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बन गया जाइगोट, और फिर ये, ठीक है, मैंने इन जनरल आपको इससे कोरिलेशन बताया, ये तो आगे जाएगा हमारे मियोसिस के वक्त, ठीक है, पर बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है समझाना अभी। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ये था आपका इन जनरल कंसेप्ट, ठीक है। मियोसिस अगर होता है, फटाफट बताने की कोशिश, मियोसिस अगर होता है तो उसमें मियोसिस 1 होता है, राइट, और मियोसिस 2 होता है। जिन बच्चों ने आज की क्लास छोड़ दी उनको बाकी क्लास का तो भगवान जाने, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 1 में 1N 2C होता है, और मियोसिस 2 में 1N 1C होता है। इसी को ही तो कहते हैं हम कि स्पर्म बन गए, इसी को ही तो कहते हैं हम कि स्पर्म बन गए, ठीक है। 1N 2C कैसे होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है आज का, क्योंकि 2 मिनट रह गए, ठीक है। प्लीज कीप टुमारो क्लास इन मॉर्निंग। व्हाई दिस इज सो, एनी प्रॉब्लम ओमकार? बेटा मेरा मॉर्निंग का ना टाइमिंग थोड़ा सा, ग्यारह बजे रख सकती हूँ, 11 साढ़े 11, इसके आगे नहीं रख सकती। मेरा कुछ सोने का टाइमिंग नहीं है, फिर 2 बजे सोती हूँ, फिर 3 बजे सोती हूँ। हाँ, 11 o'clock, चलो ठीक है, पर 11 बजे अगर मैंने क्लास ले लिया तो मैं 12 साढ़े 12 1 तक तो कुछ नहीं, क्लास जाता है, फिर नींद आती है, फिर 3 4 हो जाते हैं, तो शाम को 5 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, पूरा गैप जाता है, इसलिए मैंने शाम को रखा। पर ठीक है, एज यूअर विश। 11 चलेगा? अरे किसने कहा था, ओमकार ने कहा था। ओमकार 11 चलेगा? 11 चल जाएगा ना, आपकी ना मेरी, हम बीच की बात करते हैं, ना मॉर्निंग ना इवनिंग, ठीक है, ठीक, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझाना, हम मियोसिस पे अभी आए नहीं है, फिर भी मैंने एक लॉजिक आपके लिए रखा है कि सोचो, जरा सोचना तो पड़ेगा ना, हाँ, थोड़ा सा सोचोगे, माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। ये तो 1N 2C मियोसिस 1 में कैसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर नहीं समझा तो, पर समझने की कोशिश करो। इवनिंग ही लो, तिलक सेज, बिकॉज मेरा मॉर्निंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मुझे इसलिए इवनिंग चाहिए होता है। आप लोग का कैसे रहता है? चलो, सी यू टुमारो, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली विल बी टाइम, मे बी 11 बजे ही रहेगा, ठीक है, ठीक, ठीक ठीक, ओके फाइन, सी यू टुमारो, ओके देन, बाय। 2 बच्चे उड़ गए, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, पढ़ाई करो, पढ़ाई, 12 बजे मत सो, जल्दी मत सोया करो, टेक केयर, ओके, ओके, यू टू पूनम।